देखो हम ऋग्वेदिक कालीन व्यवस्था में देख रहे थे कि एक शब्द आया था ऋत ऋत की अवधारणा को समझा था। अब देखो सिलेबस में उनने अगला टॉपिक लिख के दिया है सभा और समिति। सभा और समिति। ठीक है। देखो ये सभा और समिति दोनों ही ऋग्वेदिक कालीन संस्थाएं हैं। ऋग्वेदिक कालीन संस्थाएं हैं। तो इन दोनों के बारे में जानना है कि ये संस्थाएं क्या है, इनका क्या कार्य था, क्या भूमिका थी ऋग्वेदिक कालीन में। अब देखो पहले सभा के बारे में जानते हैं कि सभा क्या थी और समिति। पहली बात तो एक चीज ये जान लो कि अथर्ववेद में सभा और समिति को, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। प्रजापति मतलब समझ रहे हैं ना, ब्रह्मा। ब्रह्मा की दो पुत्रियां कहा गया है। सभा और समिति को, ये एक लाइन सभा और समिति के इंपॉर्टेंस को बता रही है कि ऋग्वेदिक काल में कितनी महत्ता थी सभा और समिति नामक दो संस्थाओं की। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम सभा को देखते हैं, सभा के बारे में क्या बात है। तो देखो सबसे पहले तो ये जान लो कि सभा इतनी महत्वपूर्ण थी कि सभा का ऋग्वेद में, ऋग्वेद में 9 बार उल्लेख होता है। सभा का ऋग्वेद में, सॉरी 8 बार, 8 बार ऋग्वेद में उल्लेख होता है। और अथर्ववेद में 17 बार नाम आता है इसका। अथर्ववेद 17 बार उल्लेख। ठीक है, ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख हो रहा है और अथर्ववेद में 17 बार इसका उल्लेख हो रहा है। ये जो सभा है, इस सभा का अध्यक्ष, इस सभा के अध्यक्ष को नरिष्ठा या नरिष्ठ नाम दिया गया है। नरिष्ठा या नरिष्ठ, सभापति भी कह रहे हैं लेकिन नरिष्ठ या नरिष्ठा नाम भी याद रखना, सभा के सभापति को। सभा के जो सदस्य हैं उनको सभासद कहा जाता था। सभासद। सभा की जो महिला सदस्य होते थे, महिला सदस्यों को सभावती कहा जाता था। सभावती। और जो इस सभा का द्वारपाल होता था, गेट कीपर, द्वारपाल, द्वारपाल के लिए सभापाल शब्द यूज किया गया है। सभापाल। द्वारपाल की जगह क्या यूज किया गया है, सभापाल शब्द यूज किया गया है। ठीक है, तो अध्यक्ष, सभापति, सभासद, सभावती और सभापाल ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख है और अथर्ववेद में 17 बार इसका उल्लेख किया गया है। फिर ये जो सभा थी, इस सभा को श्रेष्ठ जनों की सभा कहा गया है। श्रेष्ठ जनों की सभा। श्रेष्ठ जनों की सभा मतलब समाज के जो भी उच्च लोग या कुलीन लोग या सुजान लोग, इनको सुजान, सुजान सभा कहा गया है। सुजान मतलब कुलीन लोगों की सभा, सभा है। देखो ऋग्वेद में सभा शब्द अलग अलग शब्द, जैसे जुए की भी एक सभा होती थी। जुआ खेलते थे, मनोरंजन का साधन था, उसकी भी एक सभा थी। नृत्य होता था तो उसके लिए भी सभा लगती थी। तो सभा शब्द का अलग अलग उपयोग है, लेकिन ये जो सभा की बात कर रहे हैं ये श्रेष्ठ जनों की सभा है। ऋग्वेद काल के जो कुलीन उच्च लोग थे, उन लोगों की सभा के लिए सभा शब्द यूज किया जा रहा है। अब अंतिम बात यह है कि ये करती क्या थी, इसका कार्य क्या था। तो देखो जो सभा का मुख्य कार्य था, ये अदालत के रूप में कार्य करती थी, न्यायालय के रूप में काम करती थी। न्यायालय के रूप में
कार्य करती थी। न्यायालय के रूप में कार्य करती थी, अपराधियों को दंडित करती थी, न्याय वितरण का काम करती थी, और कुछ सीमित मामलों में सामाजिक और आर्थिक प्रश्नों पे भी थोड़ा बहुत अपना जजमेंट देती थी। बाकी इतना ही है सभा के संदर्भ में। कितने बार उल्लेख है, कौन उसमें बैठ रहा है, और क्या उसका कार्य है। ठीक है, सभा। और इस सभा की तुलना हम आधुनिक समय में जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें राज्यसभा से कर सकते हैं। हालांकि कोई ज्यादा तुलना नहीं है राज्यसभा और इसकी, लेकिन फिर भी राज्यसभा को भी हम कुलीनों की सभा या उच्च लोगों की सभा, उच्च सदन कहते हैं ना राज्यसभा को, तो वो उच्च सदन से ही यहाँ पर जोड़ा गया है कि जैसे हमारी उच्च सदन था वैसे वहां का श्रेष्ठ लोगों की या उच्च लोगों की जो सभा थी उसको सभा शब्द यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो सभा के लिए संदर्भ में केवल इतना ही है। दूसरी सभा थी जिसका नाम था समिति। समिति, ठीक है, सभा समिति दोनों को प्रजापति की पुत्री कहा है अथर्ववेद में। अब देखो समिति के संदर्भ में क्या है कि इस समिति शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में 9 बार किया गया है। ऋग्वेद में 9 बार उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद में समिति शब्द 13 बार उपयोग किया गया है। 13 बार अथर्ववेद में समिति शब्द का उपयोग किया गया है। ये जो समिति थी ये ऋग्वेदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। इसको आम लोगों की सभा भी कहा जाता है। आम लोगों की सभा, आम लोगों की सभा, कॉमन पीपल, आम आदमी। इसलिए इसकी तुलना हम लोकसभा से करते हैं, निम्न सदन, आम आदमी का सदन। जैसे ब्रिटेन में जो संसदीय व्यवस्था थी तो उसमें इन्हीं शब्दों का यूज किया जाता था, तो इसलिए हम इसकी तुलना क्या है वर्तमान में लोकसभा से करते हैं। तो ये आम लोगों की सभा थी। अब इसका मुख्य कार्य, ये करती क्या थी, तो देखो इसके दो प्रमुख कार्य थे। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य था कि यह राजा का चुनाव करता था। राजा का चुनाव, समिति राजा का चुनाव करती थी। अब देखो तुम ये मत सोचो कि राजा के लिए कैंडिडेट खड़ा हो रहा है फिर उसका चुनाव हो रहा है। दरअसल हो क्या रहा है, राज्य का पद, राजा का पद वंशानुगति, राजा का लड़का राजा बन रहा है, लेकिन राजा का लड़का जा राजा तब बनेगा जब समिति उसको अपना अप्रूवल दे देगी। मतलब राजा बनने के लिए यहाँ पर समिति का समर्थन होना आवश्यक है, और समिति का है आम लोगों की सभा है। ले दे के जनतांत्रिक व्यवस्था दिखाई दे रही है कि राजा बन रहा है लेकिन लोगों की सहमति आवश्यक है। हमने पढ़ा ना ऋग्वेदिक काल में जो राजा था उसको जनस्य गोपा कहा गया है, और वो समानों में एक है, उसके पास कोई बहुत ज्यादा पावर है नहीं, और वो केवल नाम मात्र राजा शब्द है, जन का राजा है, जो लोगों का राजा है। उसके पास ना तो सेना है ना कर की व्यवस्था है, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए इसका चुनाव करने में क्या है, इस समिति की भूमिका थी। बिना इस समिति के राजा राजा नहीं बन सकता था। दूसरा इसका काम था लोमन का बंटवारा करना। लोमन, लोमन मतलब लूट के धन का बंटवारा, लूट के धन का बंटवारा करना। अब देखो उस समय जानते हैं रेगुलर सेना तो थी नहीं, मिलिशिया थी। युद्ध होता था तो लोग इकट्ठे हो जाते थे। अब जो लड़ने जा रहा है, अब उस स्वाभाविक बात है युद्ध में हारेंगे या जीतेंगे। यदि जीत गए हैं तो जो धन संपदा हाथ लगी, और धन संपदा में क्या हाथ लगेगा, गाय, और तो कुछ था नहीं। तो अब वो जो लूटा गया धन है उसका बंटवारा होगा। भाई जो लोग लड़ने गए थे उनको ज्यादा मिलेगा क्योंकि वो लड़ने गए थे। तो युद्ध से लूटे गए धन का बंटवारे के भी काम कौन थी, समिति थी। तो देखो इस समिति महत्वपूर्ण थी। इस समिति के दो सबसे प्रमुख कार्य थे, राजा का चुनाव करना और लोमन का बंटवारा करना। ठीक है, तो देखो ये सभा और समिति।
इतना ही है सभा और समिति के संदर्भ में, और कुछ ज्यादा है नहीं। इन सभा और समिति के बीच जो मुख्य अंतर ये है कि सभा, जैसे अपन यदि अंतर की बात करें सभा और समिति, तो ये देख लिया, सभा क्या करती है, न्यायिक कार्य करती है, न्यायिक कार्य करती है। और ये क्या करती है, समिति राजा की नियुक्ति करती है, राजा की नियुक्ति करती है और लोमन का बंटवारा करती है। दूसरा अंतर है कि सभा में महिला भाग लेती थी और समिति में महिलाओं की उपस्थिति नहीं दिखी है। सभा में महिला भाग लेती थी, सभा और समिति में महिलाओं की उपस्थिति नहीं है। फिर ऋग्वेदिक काल के बाद जब उत्तर ऋग्वेदिक काल आता है तो सभा एक कुलीन निकाय के रूप में, कुलीन निकाय के रूप में अपना अस्तित्व बनाए रखती है, अपना अस्तित्व बनाए रखती है। जबकि समिति, इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, अस्तित्व समाप्त हो जाता है, इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ठीक है ना। ये ऋग्वेदिक काल के बाद उत्तर ऋग्वेदिक काल के बाद भी हमको इसकी जानकारी मिलती है। उत्तर ऋग्वेदिक काली जो ग्रंथ है उसमें हमको सभा की जानकारी मिलती है, लेकिन एक छोटे से कुलीन निकाय के रूप में उसका अस्तित्व हमको दिखाई देता है, लेकिन समिति का अस्तित्व दिखाई नहीं देता है। समिति अपना अस्तित्व खो देती है। और देखो समिति अपना अस्तित्व क्यों खोएगी, क्योंकि अब राजा यहां से ताकतवर होना चालू हो जाएगा। ऋग्वेद में राजा कमजोर था, अब राजा धीरे धीरे ताकतवर होगा। देखो हमको राजा के पद के इवोल्यूशन को भी समझना है कि राजा कैसे कैसे ताकतवर होगा। अभी राजा साधारण था, जनस्य गोपा है, फिर भूपति होगा और फिर वो सम्राट हो जाएगा और फिर देवता हो जाएगा वो। ठीक है, तो ये सभा और समिति में अंतर है, और सभा और समिति के संदर्भ में इतनी ही बेसिक बात है और कुछ नहीं है इसमें। इसमें फिर ऋग्वेदिक काल की एक और संस्था का भी उल्लेख मिलता है जिसका नाम था विदत। विदत, विदत में क्या था कि विदत आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था है, सर्वाधिक प्राचीन संस्था है। ऋग्वेद में इसका 122 बार उल्लेख है और अथर्ववेद में इसका 22 बार उल्लेख है। ये ऋग्वेद में है और ये अथर्ववेद में। ऋग्वेद में 122 बार और अथर्ववेद में 22 बार उल्लेख है इसका। फिर ये क्या करती थी, इसका मुख्य काम था सामाजिक आर्थिक निर्णय लिए जाते थे इसमें, सामाजिक आर्थिक निर्णय लिए जाते थे और उपज का बंटवारा होता था, उपज का बंटवारा होता था। सामाजिक और आर्थिक निर्णय लिए जाते थे और उपज का बंटवारा होता था। बस विदत के संदर्भ में इतना ही, और कुछ नहीं इसमें। फिर एक संस्था और मिलती है जिसका नाम है गण। गण ये कुलीन लोगों की संस्था थी, कुलीन लोगों की संस्था थी गण। परिषद का भी उल्लेख मिलता है। परिषद विद्वानों की सभा थी, विद्वानों की संस्था थी, विद्वानों की संस्था थी। ठीक है, तो देखो सभा, समिति, विदत, गण, परिषद, ये सब ऋग्वेदिक कालीन संस्था हैं और इतना ही हमको इनके बारे में जानना है। बाकी हमारे लिए फिर इसमें और कोई ज्यादा जानकारी हमको मिली नहीं है, इतनी ही है जो हमारे सिलेबस में दिया था तो हमने उसको देख लिया। ठीक है, फिर इनने सिलेबस में अगला टॉपिक दिया है हमको वर्ण आश्रम व्यवस्था। क्या शब्द यूज किया है, वर्णाश्रम व्यवस्था। ठीक है, वर्णाश्रम, वर्ण और आश्रम व्यवस्था, दो शब्द हैं इसमें।
वर्ण और आश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था। तो